एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको मैं कंडीशंस भी बोल सकता हूँ कि ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप एक पार्टनरशिप फर्म हो। तो सबसे पहली कंडीशन, 2 और मोर ओनर्स होने चाहिए। 2 और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू कैरी आउट अ लीगल बिजनेस। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन बना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? जब पूछूंगा आंसर तब देना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये स्लाइड हटा रहा हूं ध्यान पूछ के क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए। बोर्ड में क्वेश्चन आया, हम पढ़ क्या रहे हैं? पार्टनरशिप, ये क्लियर है। और पार्टनरशिप का मैंने बताया कि एक सेपरेट एक्ट भी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। 2021 में तो बोर्ड्स ही नहीं हुए थे, 22 अभी चल रहा है, 21 में बोर्ड्स नहीं हुए थे, 20 में 2020 में बोर्ड एग्जाम में 10th के नहीं हुए थे, 12th के हुए थे। 2020 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, which act specifies the maximum number of partners that can be admitted to a firm? Which act specifies the maximum number of partners that can be admitted to a firm? बोर्ड में क्वेश्चन आया, बच्चे कहते हैं वाह, एक नंबर फ्री का। आप बोल रहे हो कौन सी एक्ट बता रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? ऑप्शन 1 कंपनीज एक्ट, ऑप्शन 2 पार्टनरशिप एक्ट, ऑप्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 4 एक्ट आई, तो 99% बच्चों ने फ्री के मार्क्स हैं, यस और नो? तो बताओ बेटा गर्व, आपके हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है? कौन सी एक्ट ये बता रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट? तो आपने पहले लाइफलाइन यूज करी 50-50, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो चले गए, वो तो हो नहीं सकते, बचे कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो जल्दी से बताएंगे। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, श्योर? पार्टनरशिप, कंपनीज 50-50 टू ऑल, पार्टनरशिप श्योर? 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये, 100% श्योर? लॉक कर दिया जाए? पक्का? अभी करते हैं। पार्टनरशिप, 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 कंपनीज, पार्टनरशिप, कंपनीज, पार्टनरशिप, कंपनीज। पलक आप कुछ कहना चाहेंगे? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। चलो, मेजॉरिटी, अगर जनता ओपिनियन भी ले लेते हैं हम, क्या ऑडियंस पोल, तो उसमें भी मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे थे? पार्टनरशिप एक्ट। और कौन बताएगा कि कितने पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं? किसी और का कोई हक ऐसा कुछ बोलने का? तो मेजॉरिटी ने बोर्ड्स में भी लिखा पार्टनरशिप, और उनका आंसर हुआ गलत। नालायक को आंसर हुआ गलत, ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। अब ध्यान से देखना, आंसर इज कंपनीज एक्ट। व्हाई? मैं बताता हूं। आंसर इज कंपनीज एक्ट। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है कि अगर, एक्सप्रेशन कंट्रोल, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी। कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कि जब तुम्हारा मन करे जितने मर्जी पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स। कंपनीज एक्ट के रूल्स थोड़े से स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर 50 से ज्यादा ओनर्स हो गए तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कंपनी, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी। उस पे कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो वो लिमिट किसने सेट करी? कंपनीज एक्ट ने। अब वो लिमिट आई, क्यों आई ये तो समझ आ गया ना, और किसने करी? ठीक है, अब लिमिट है क्या? ध्यान से देखना, एक्ट को ढंग से, इतने से क्लॉज को ध्यान से सुनते हैं। सेक्शन कौन सा? 464, सेक्शन याद रहना चाहिए, 464। एक्ट कौन सी? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने एम्पावर करा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स
कितने होने चाहिए, आप डिसाइड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, सब्जेक्ट टू 100। सब्जेक्ट टू 100 का मतलब कि 100 से ज्यादा मत रखना। कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला आप डिसाइड करो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, बट 100 से ज्यादा मत रखना। उन्होंने बोला ओके। कंपनीज रूल्स 2014 में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी 50। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म, आंसर इज 50। किसने लिमिट सेट करी है, कंपनीज एक्ट ने, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट। अब पढ़ लेते हैं कि लॉ है क्या। लॉ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners। subject to मतलब उन्होंने बोला कि आप डिसाइड करो कितने पार्टनर्स रखने हैं, 100 से ज्यादा मत रखना। उन्होंने बोला ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। Thus, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 partners. So, what is the maximum number of partners that can be admitted to a firm? 50. Which act specifies it? Companies Act 2013. जब भी act बोलेंगे तो उसके साथ year mention करना जरूरी होता है। Partnership Act is 1932, Companies Act is 2013. सेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लिखना अगर याद हो, अगर याद नहीं हो तो सेक्शन कभी यूज मत करना, एक्ट का ईयर याद होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो पहली थी 2 और मोर होने चाहिए, तो हमने सीखा मैक्सिमम लिमिट क्या है। अब ध्यान से देखना, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच persons मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट। According to the Indian Contract Act 1872, every person except the following are competent to contract। अब ध्यान से देखना, उन्होंने बोला कि ठीक है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, बट ओनली दोज हु आर competent to contract उनको काउंट किया जाएगा। तो बोला कि कौन competent to contract नहीं है, कह रहे माइनर people below the age of 18, they are not competent to contract as per Indian Contract Act of 1872। कितनी ताजा बनी है, चेंज ही नहीं हुई उसके। माइनर अलाउड नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटली अनस्टेबल है तो वो भी काउंट नहीं होगा एज अ लीगल पार्टनर। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके ऊपर और कोई कुछ भी केस है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड है, दे कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन। तो ये 3 डिस्क्वालिफिकेशंस है, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। इसके अलावा कम से कम 2 ओनर्स होने चाहिए। इसका मतलब आप अगर 18 एंड अबव हैं तो हम 2 पार्टनर्स, उसके बाद अगर माइनर है तो फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 बड़े होने चाहिए, कम से कम 2 बड़े होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमें लगा कि माइनर हम एडमिट ही नहीं कर सकते, तो यही तो कैच था कि मिनिमम 2 लोग ऐसे होने चाहिए हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन आया, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म? आंसर इज यस, ही कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, बट ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्टनर। उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए एंटर कर सकते हैं। अगर आप माइनर को पार्टनर बना रहे हो, वो नॉर्मल पार्टनर नहीं है, आप उसके साथ क्या एग्रीमेंट कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ तो हम शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। क्यों करा उन्होंने ऐसा? माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कह रहे अभी वो मेंटली उतना ग्रो नहीं करे, मैच्योर नहीं करे कि वो सही गलत का फर्क आइडेंटिफाई कर सके। दे माइट नॉट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई उनको बेवकूफ ना बना ले। तो अगर किसी माइनर को आप पार्टनर बनाओगे भी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकता है, आपके साथ लॉसेस बेयर नहीं करेगा। बात समझ आई?
तो क्या क्या क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं इसमें? पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ पार्टनर, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। किसने बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ओके, एक और क्वेश्चन बना, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू अ फर्म? आंसर इज यस, बट ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, not losses. He will not be, or the minor will not be bearing any loss. वो तो मतलब उनको काउंटिंग, मतलब yes, you can make a person of unsound mind a partner, but वो एक नॉर्मल पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाएगा। कोई लॉस हुआ तो वो बेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बोल देगा मुझे क्या पता क्या हुआ। ठीक है ना? बोलो। मेरा बेटा है वो। नॉमिनी? अरे मेरा बेटा है वो, मैं उसको अपने फर्म में ला रहा हूँ कि आजा बेटा तुझे बिजनेस का ओनर बनाए। बात समझ आई? मैं उसको, एक रीजन तो यही है कि मेरा अपना बच्चा है, तो माइनर हो या क्या हो, मैंने ले लिया उसे फर्म में, उसको भी प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है ना? उसको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मिलेगी। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई टैलेंट हो सकता है ना कि आप गिटारिस्ट हो, या कोडिंग आती हो, या कोई स्पोर्ट खेलते हो और बहुत अच्छे हो, तो मैं आपको चाहता हूं आप मेरे फर्म को रिप्रेजेंट करो। हो सकता है ना कोई भी टैलेंट हो, तो लेते हैं माइनर्स को। बात समझ आई? और हो सकता है आपके पास पैसे हो, पैसों के लिए भी हम बुला सकते हैं कि भाई साहब आओ ना, पैसे डालो, प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस सारा हमारा। रीजन अनलिमिटेड हो सकते हैं, रीजन अनलिमिटेड हो सकते हैं। कितने माइनर्स हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो कोई एडवर्टाइजमेंट फर्म्स उनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकती हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो, या कुछ भी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अपने एम्बेसडर्स या एंडोर्सर्स बना सकती हैं। तो दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दे वोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ देयर इज एनी लॉस। ओके, तो पहली कंडीशन, पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला फीचर, मिनिमम टू मैक्सिमम 50, but only those persons will be counted who are competent to contract. कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, अग्रीमेंट होना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू हुई थी तो कृति का डाउट आया था कि सर 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर बहुत मेहनत करता है, कृति बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मैं और शाश्वता उतनी मेहनत नहीं करते, तो कृति ने बोला कि मेरा प्रॉफिट शेयर बढ़ाओ, मेरा प्रॉफिट शेयर बढ़ाओ। तो जब तक अग्रीमेंट नहीं होगा, अग्रीमेंट का मतलब ये है कि कंसेंसस, कि जब तक सब सेम बात नहीं मान लेते, तो मतलब हम अग्रीमेंट नहीं आया अभी। तो अग्रीमेंट होना जरूरी है फॉर पार्टनरशिप टू बी इन एग्जिस्टेंस। अगर हम आपस में ही लड़ रहे हैं, कह रहे फिर देन इट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है ना? किसी ने भी अगर कंप्लेंट कर दी ना कि मेरी बात नहीं मानते, तो पार्टनरशिप फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। तो एग्रीमेंट हैज टू बी देयर। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट, इज इट नेसेसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट रशिता? रॉन्ग, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि लगता है ना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का तो मतलब ही कागज होता है। करण, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। कह रहे ओरल एग्रीमेंट, फायदा ही क्या होगा ओरल एग्रीमेंट? कल को पलट जाएंगे, यस और नो? तो वो आगे जाके हम सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ रिटन एग्रीमेंट। कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो इट कैन एक्ट एज एन एविडेंस, बट पार्टनरशिप एक्ट ने बोला इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एडवाइजेबल। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज एडवाइजेबल। पढ़ेंगे हम अभी। रिटन अग्रीमेंट अगर है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, अग्रीमेंट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, ईदर रिटन और ओरल। तो आ गया यहाँ पे ईदर रिटन और ओरल। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विच मे बी, हमने पार्टनरशिप एंटर करी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। सूरजकुंड मेला चल रहा था, हमने कहा चलो पार्टनरशिप में एक स्टॉल लगाते हैं राजस्थानी खाने की, दाल बाटी चूरमा बेचेंगे। तो इट मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर,
फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, या हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मेट्रो का आपको लाइन पूरी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो एक पर्टिकुलर वेंचर हुआ, प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म। तो नंबर 1, पार्टनरशिप में बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, इट में बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, कि चलो 1 साल के लिए हम पार्टनरशिप बनाते हैं, 3 साल के लिए बनाते हैं, जैसे वो 3 साल खत्म होंगे पार्टनरशिप सीजेस टू एग्जिस्ट। और पार्टनरशिप में बी एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब मर्जी कोई भी पार्टनर चाहे तो वो जा सकता है। पार्टनरशिप एट विल, जब जिसका मन करे वो रिजाइन कर सकता है, वो जा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करी जाएगी। तो जैसे वो जाएगा फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, बाकी दोनों ने करना भी है काम, तो वो नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाएंगे। पार्टनरशिप एट विल, जब जिसका मन करे वो जा सकता है। नॉर्मल सिनेरियो में अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है, किसी को रिटायर होना है, तो उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता ना कि एकदम से कल से मैं नहीं आ रहा, कर मत, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो भी चाहिए ना, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, एग्रीमेंट मस्ट बी देयर। The written agreement among the partners is known as partnership deed. So I repeat my question, is it necessary to have an agreement? Wrong. It is necessary to have an agreement. It is not necessary to have a written agreement. तो क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं ध्यान से। मेरा क्वेश्चन है, is it necessary to have an agreement? Is it necessary to have an agreement? Answer is yes or no. Answer is yes. It is necessary to have an agreement. Is it necessary to have a written agreement? Answer is no. It is not necessary, but it is advisable. Next, lawful business होना चाहिए। अच्छा हुआ बता दिया, हम तो स्मगलिंग के मूड में थे। अब पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। अगर किसी कंट्री में कोई चीज, कोई एक्टिविटी बैंड है, कि जैसे इंडिया में लैंड पे कसिनो खोलना अलाउड नहीं है, तो अगर आपने पार्टनरशिप में कसिनो खोल भी लिया तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉफुल बिजनेस। ऑफशोर अलाउड है कसिनोज, कि सी में तभी तो होता है ना, कि लैंड पे अलाउड नहीं है, ऑफशोर अलाउड है, गोवा में और श्रीलंका में भी, मतलब कहीं पे भी। इंडिया का लॉ अलग है, हर कंट्री का लॉ अलग होता है। तो कह रहे हैं जो आपका लॉ अलाउ करता है वो कर सकते हो। किसी किसी कंट्री में तो गैम्बलिंग भी लीगल है, बेटिंग भी लीगल है, सब कुछ लीगल है, काफी ड्रग्स भी लीगल हैं। तो जहां लीगल नहीं है वहां वो लीगल बिजनेस नहीं माना। अब जैसे गेमिंग का आ गया नया, पहले अभी जैसे बैंगलोर में गेमिंग होती है ना, क्रिकेट की आई हैं, कितनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस आई हैं, पोकर होता है ऑनलाइन, तो वो साउथ में अभी लीगल है और कहीं लीगल नहीं है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, या पोकरबाजी हो गई या पोकर स्टार्स हो गई, स्पार्टन, कुछ भी कंपनीज हैं, वो सब बैंगलोर में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वहां पे वो लीगल है। अगर दिल्ली हरियाणा में लीगल नहीं है तो यहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते। तो लॉफुल बिजनेस आपकी कंट्री के रूल्स के हिसाब से जो बिजनेस लीगल है बस वही कर सकते हो। ओके। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। कह रहे प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, लॉसेस भी बेयर करेंगे। इज इट नेसेसरी? Is it necessary for all the partners to bear the losses? Yes. एक मिनट, स्नेहा, is it necessary for all the partners to bear the losses? No. ऐसा हो सकता है कि हम कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट एंटर कर लें कि आप लॉस बेयर नहीं करोगे, आप लॉस बेयर नहीं करोगे, लॉस हुआ तो हमारा, प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट है तो फिर सारे बंदे लॉसेस बेयर नहीं करेंगे, ऐसा जरूरी। बट कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए, कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो लॉसेस बेयर करेंगे। तो मिनिमम 2 होना जरूरी है जो लॉसेस बेयर कर रहे हो। उसके बाद आप माइनर को रख लो, या उसके बाद आप एक नॉर्मल पार्टनर को भी रख दो। लेकिन हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में रिटर्न में डाल दिया था कि सी सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस हुए तो उनको बेयर नहीं करेगा। अगर ऐसा रिटर्न में है तो it is not essential that all the partners must share losses. Important है। Last characteristic,
बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, एबीसी पार्टनर्स थे, तीनों काम कर रहे थे, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर काम कर रहा है फॉर ऑल द पार्टनर्स। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू बी अ वर्किंग पार्टनर, बट यस दे कैन। ऐसा हो सकता है कि सब काम कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि एक ही बंदा काम कर रहा है, बट सबके इक्वल राइट्स होते हैं। आप काम करो या ना करो, उससे आपके राइट्स कम नहीं हो जाते, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, आप वर्किंग पार्टनर हो या ना हो, आपकी स्टेटस इक्वल है, ओनरशिप तो जो शेयर है सो है। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। Business of the partnership can be carried on by all the partners or any of them acting for all the partners. In other words, partners are agents as well as the principals. Principals, owners. Agents, employees. अरे काम भी आप ही कर रहे हो, एजेंट हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एंटर करोगे कॉन्ट्रैक्ट्स में, और आप ओनर भी हो। तो एजेंट्स भी हो और ओनर्स भी हो। एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं partners. As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his act, binds them through his acts. तो जैसे किसी ने, आपने बोला था कि अगर किसी पार्टनर ने किसी का मतलब जाके कॉन्ट्रैक्ट करा और नुकसान करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा और नुकसान करा दिया, और बाकी लोग मीटिंग में गए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपने कराया, आप ही झेलो। नो, एज एन एजेंट the partner represents other partners as well and binds them through his acts. तो अगर हम तीनों पार्टनर थे और मीटिंग में आप गए, जो भी आउटकम होगा, all of us are equally responsible, all of us will be held equally responsible. हम ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा क्यों करा, हमने आपको वो अथॉरिटी दे रखी है। You are acting as an agent of the firm, you are representing all other partners as an agent. Or as a principal, he is bound by the act of other partners. As an owner, you are bound by the acts done by other partners. Likewise, other partners are bound by acts done by you. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पे वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन तो सेकेंडरी है। आपको कोई लॉ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ पार्ट सिखाना चाहते हैं, तो सारे प्रोविजंस ढंग से समझ आने चाहिए ना। वो तभी समझ आएंगे जब आप उसको डिटेल में, डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर। 2 or more persons, अग्रीमेंट हैज टू बी देयर, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, एंड बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।